हाँ, चलिए, संवाद लेखन की विशेषताएं ये हो चुका था। अब आपको लिखना है संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। आज की कक्षा में आप आरंभ करें संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें भी मैंने दो आप लोगों को लिखवा दिया था, दो इसके अंश। क नंबर, संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त लेकिन कलात्मक होनी चाहिए। ये मैंने लिखवा दिया था कल आप लोगों को। संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त लेकिन कलात्मक होनी चाहिए, और संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल। विषय का तात्पर्य है आप जिस विषय पर संवाद आपको दिया गया है, मान लीजिए संवाद का विषय दिया है दो किसानों की व्यथा, दो किसानों की व्यथा या दो किसानों की पीड़ा, उससे संबंधित आपको यदि संवाद दिया गया है, ठीक है, तो संवाद का विषय कैसे लिखेंगे? दो किसान जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी जो भाषा होगी वो किसकी भाषा होनी चाहिए? किसानों की। ठीक है, जब दो किसान आपस में अपनी व्यथा का वर्णन कर रहे हैं, अपनी पीड़ा, अपने कष्ट का वर्णन कर रहे हैं, उस हेलो, क्या चीज? संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। संवाद लेख तथ्य, त आधा थ या तथ्य। संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। कल नहीं लिखे थे क्या तुम? कल नहीं आए थे? कल की कक्षा तुम नहीं किए थे? तो जो मैं वीडियो भेजती हूँ उसको देख लो। संवाद लेखन का जो विषय है और पात्र, अगर पात्र ग्रामीण परिवेश का है, किसान है या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो उस पात्र के अनुसार ही संवाद की भाषा होगी। यदि आपका पात्र अगर डॉक्टर है, कोई अस्पताल है और वहाँ एक डॉक्टर मरीज को देखते हुए, तो डॉक्टर की भाषा कैसी होगी? विराम चिन्हों में, संवाद लेखन में विराम चिन्हों का, विराम चिन्ह आप लोग समझते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये सारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। बात आ रही समझ में सबको? हाँ हाँ, तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग आपके संवाद लेखन में बहुत आवश्यक है। तो संवाद लेखन में विराम चिन्हों का यथासंभव उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। संवाद लेखन में विराम चिन्हों का, संवाद लेखन में विराम चिन्हों का यथासंभव उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। नेक्स्ट, घ, घ नंबर में लिखें घ। संवाद प्रायः प्रश्नोत्तर शैली में होता है। संवाद प्रायः प्रश्नोत्तर शैली में होता है, कॉमा, संवाद प्रायः प्रश्नोत्तर शैली में होता है, कॉमा, लेकिन कभी कभी, लेकिन कभी कभी आदेशात्मक सकता है। तो लेकिन अधिकतर प्रायः जो है वो आपका प्रश्नोत्तर शैली में होता है, लेकिन कभी कभी आदेशात्मक शैली में भी होता है। उसके बाद लिखिए घ नंबर, प्रश्नोत्तर शैली के संवाद
प्रश्नोत्तर शैली के संवाद में प्रश्नोत्तर शैली के संवाद में जिस काल में प्रश्न होता है, प्रश्नोत्तर शैली आदेशात्मक शैली में दिए जाने वाले उत्तर प्रायः भूतकाल अथवा वर्तमान काल में होते हैं। आदेशात्मक शैली में दिए जाने वाले उत्तर प्रायः भूतकाल अथवा वर्तमान काल में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो एक बार फिर से मैं संवाद लेखन के बारे में बता दे रही हूँ। फिर से ध्यान से सुन लीजिए सब लोग कि एक अच्छे और रोचक बात करते हैं ना अपने सगे संबंधियों। अरे बहुत प्यार से कहेंगे, हाँ चाचा जी कहिए क्या हाल चाल है। हाँ, अरे मामा जी आप तो बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। प्रणाम मामा जी, बहुत दिनों बाद आप दिखाई दे रहे हैं, स्वस्थ हैं ना? तो इस तरह से हम लोग संवाद करते हैं अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से। किंतु हम अपने शत्रु से भी प्यार भरे संबोधन के साथ यदि बातचीत और संवाद का आरंभ हमें करना चाहिए। यानी शत्रु का अर्थ अब ये नहीं कि जिसके साथ हम लाठी और तलवार लेकर लड़ाई करें। शत्रु वो भी होते हैं जिन्हें या तो हम नहीं पसंद करते या जो हमें पसंद नहीं करते, और शत्रु नहीं होता। तो यहाँ संबोधन जो है वो बहुत ही आवश्यक है। यानी आप किसी को संबोधित कर रहे हैं तो संबोधन में, अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रही हूँ। विद्यालय में अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका किसी बच्चे का नाम उन्हें नहीं पता, ठीक है, तो वो बच्चे को कहेंगे, अरे बेटा जरा सुनो इधर, अरे बच्चे जरा इधर सुनो, हे आई डोंट नो योर नेम, व्हाट्स योर नेम, आई डोंट नो बट लिसन। बोलते हैं ना टीचर्स ऐसे? हाँ, हेलो, बोलते हैं ऐसे? हाँ। लेकिन अगर ठीक इसके विपरीत अगर शिक्षकों के लिए शोभनीय है और न बच्चों को सुनने में अच्छा ही लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे भी सुनेंगे तो कहेंगे कि किस तरह से मैम बुला रही हैं, किस तरह से सर बुला रहे हैं। बेशक उन्हें यदि हमारा नाम नहीं पता है तो ये भी तो कर सकते हैं कि अरे बेटा या अरे बच्चा सुनो इधर। तो संबोधन बहुत बड़ी चीज होती है संवाद लेखन में। ठीक है, अनुराग राज आप अपनी माइक को ऑफ करें। 9J23 रोल नंबर, माइक ऑफ करें। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है वो है स्वाभाविकता। यानी जब आप दो बच्चे आपस में बात करते हैं, दो मित्र आपस में बात करते हैं, तो किसी भी तरह की उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत बना कर बोल रहे हैं। और बनावटीपन के चक्कर में क्या होता है कि संवाद की जो वास्तविकता है, उसकी जो स्वाभाविकता है, जो उसका मूल स्वभाव है, उसका जो ओरिजिनलिटी है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसलिए संवाद लेखन में कभी भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्वाभाविक होता है, जो नेचुरल होता है, स्वाभाविक का इंग्लिश क्या आप लोग जानते हैं? लेकिन बनावटीपन, कृत्रिमता जहाँ होती है वो कुछ ही क्षण के लिए होता है। तो सोच समझ कर किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज को आधार बनाकर की गई बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। उसके बाद अवसर के अनुसार और स्थान के अनुसार भी संवाद किया जाना चाहिए, तो यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। यदि मैंने कल बताया था कि किसी खुशी के स्थान पर आप गए हैं। खुशी का स्थान मतलब कहीं कोई विवाह का अवसर है, जन्मदिन का अवसर है, सालगिरह का अवसर है। तो ऐसे अवसर पर यदि आप गए हैं तो आपका जो संवाद है उसके अनुसार होना चाहिए। उल्लास की बातें करेंगे। और यदि कोई ऐसी शोक सभा में गए हैं जहां मान लीजिए कोई हादसा हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, किसी की असामयिक निधन हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, वहां जाकर आप हंसी खुशी की बातें, मजाक की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आपका संवाद जो है वो उस परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। अब वहां की परिस्थिति है, सारे लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, दुख मना रहे हैं,
है ना, कोई ऐसा उनका अपना उनके बीच से चला गया है जो कभी लौट कर नहीं आने वाला है, और इस तरह से पूरा परिवार यदि दुखी है, ऐसी परिस्थिति में आपका संवाद उस ये, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, शैली। संवाद लेखन की शैली प्रभावशाली, स्वाभाविक तथा सहज होनी चाहिए। संवाद को सीधी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं। यानी आप जो भी बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है बच्चों, संवाद लेखन दो व्यक्तियों के बीच का संवाद होता है, लेकिन परीक्षा में जब आपको लिखना होता है तो दोनों के विचारों को आपको स्वयं सोचना होता है ना। हाँ, संवाद लेखन होते ये तो होता है दो व्यक्तियों के, लेकिन आप जब लिखने बैठते हैं संवाद, तो दोनों की बातें आप ही को सोचनी पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए वो मैंने आप लोगों को बताया कि संवाद लेखन की भाषा सरल, संक्षिप्त और कलात्मक होनी चाहिए, एकदम सपाट नहीं होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को मजा ही ना आए, लगे कि अरे क्या लिखा है। अक्सर संवाद मैंने देखा है बच्चों को लिखते हुए, बहुत मतलब उसमें कोई तथ्य, कोई मैटर नहीं होता है। सबसे पहले संवाद में ये आपको लिखना बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे, अरे मित्र बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो। तो दूसरा मित्र कह रहा है मैं बस यही जरा टहलने निकला हूँ, जरा बाजार तक जा रहा हूँ। इस तरह के वाक्यों से आप बचेंगे, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यानी संवाद का जो विषय दिया हुआ है आपको सीधे सीधे उसी पर आना है। क्लियर हो? विषय आपका खुशी का है तो पात्र का जो संवाद होगा वो भी खुशी से ही परिपूर्ण होगा। यदि विषय आपका दुख का है तो पात्रों का जो संवाद होगा वो भी दुख से ही परिपूर्ण होगा। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका पात्र पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा भी पढ़ी लिखी जैसी होनी चाहिए। यदि आपका पात्र ग्रामीण क्षेत्र का है, किसान वर्ग का है, मजदूर वर्ग का है, तो फिर उसकी भाषा उसी के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। किसान के मुंह से यदि आप इंग्लिश बुलाना शुरू करेंगे और मजदूर के मुंह से, तो ये थोड़ा बनावटीपन हो जाएगा, ये जचेगा नहीं। आप लोग देखते हैं सिनेमा में या सीरियल में या जो ड्राइवर है उसकी भाषा कैसी होगी, ये सब आप लोग ध्यान से देखते हैं। तो नाटक या सिनेमा या सीरियल, कोई भी चीज़, सबसे बड़ी उसकी जान होती है उसका संवाद, उसकी किस तरह से डायलॉग। जैसे हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि इस सिनेमा का डायलॉग बहुत बढ़िया है, ये डायलॉग तो एकदम याद हो जाता है, मन में उतर जाता है, ऐसी भाषा हम लोग बोलते हैं। और कुछ सिनेमा या कुछ नाटक ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर हम लोग को मज़ा नहीं आता है, लगता है ना कि एकदम बोर हो गए, फालतू डायलॉग सब एकदम बेकार थे। और फिर डायलॉग अगर अच्छा भी है, अगर पात्र ढंग से उसको बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो फिर वो कि किसी भी संवाद लेखन में ये सारे जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है बच्चों ये विराम चिन्हों का, वो मैं बता दे रही हूँ। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम एंड प्रश्नवाचक चिन्ह। योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है ना। तो इस तरह से एकल उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये खास खास परिस्थितियों में इसका प्रयोग होता है। जैसे किसी किसी व्यक्ति का नाम लिखना है, किसी पुस्तक का नाम लिखना है, किसी नाटक का, किसी सिनेमा का, यानी नाम जहाँ लिखना है कोई खास नाम, वहाँ हम अल्प विराम ये एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप बिना चिन्ह का प्रयोग किए हुए कभी भी संवाद लेखन काल में होगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि तुम लोग कर लेना, ठीक है, बट वर्तमान काल में कह रही हूँ, तुम लोग का जवाब आ रहा है कि ठीक है कर लेंगे, यानी भविष्यत काल में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का ये आवाज़ आप लोग बंद कीजिए, जब बात करना होगा तब ऑन कीजिएगा माइक। तो अब इस तरह से आपका ये संवाद लेखन समाप्त हुआ। सबको समझ में आ गया संवाद लेखन? चलिए अब प्रश्न लिखिए संवाद लेखन से संबंधित। मैं आप लोगों को फिलहाल अभी एक प्रश्न दे रही हूँ, फिर बाकी मैं होमवर्क में भेज दूंगी। आई सबको करते चलिएगा आप लोग। चलिए लिखिए, छोटा भाई घर पर नहीं है, ठीक है।
लेकिन आपका छोटा भाई घर पर नहीं है, पूर्ण विराम। उसके मित्र से होने वाले संवाद को लिखें। उसके मित्र से संवाद को लिखें। ब्रैकेट में लिख लीजिए 50 से 60 शब्दों में संवाद लिखें। ब्रैकेट में यानी संवाद आपको कितने शब्दों में लिखना है? 50 से 60 शब्दों में। 50 से 60 शब्दों में। अंक डैश देकर लिख लें 5 अंक, यानी संवाद में आपके अंक कितने हैं? 5 अंक। तो आपके छोटे भाई का एक मित्र उससे मिलने आया है, कॉमा, लेकिन आपका छोटा भाई घर पर नहीं है, पूर्ण विराम, मैं कभी वापस नहीं आता। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद करें, डैश, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, डैश दें। इस विषय पर दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखें। इस विषय पर दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखें।